क्या आपने कभी सोचा है कि 1000 साल से सत्ताएं एक पौधे से क्यों डरती रही हैं? 1894 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में भांग पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनका डर इसके नशे से नहीं, बल्कि उस शक्ति से था जो योगियों को इससे मिलती थी। सदियों से शासक इस पौधे से भयभीत रहे हैं, नशे के लिए नहीं, बल्कि उस जागृति के कारण जो यह प्रदान करती है। नमस्कार दोस्तों, लिमिटलेस भारत में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ में घंटी का आइकॉन भी, ताकि आप हमारे ज्ञान से भरे वीडियो कभी न चूकें। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे या तो गलत तरीके से पेश किया गया है या फिर इतिहास से मिटा दिया गया है। भांग केवल एक नशा नहीं, यह एक चाबी है, एक ऐसी चाबी जो चेतना की नई दुनिया खोलती है, भ्रम तोड़ती है और व्यवस्था के झूठे ढांचे को चुनौती देती है। भारत के मंदिरों से लेकर साइबेरिया के रहस्यवादियों तक 1000 साल से साधक इस पौधे का उपयोग करते आए हैं। उनका उद्देश्य वास्तविकता से पलायन नहीं, बल्कि उसे और स्पष्ट रूप से देखना था। 1000 वर्षों से भांग आध्यात्मिक साधकों के लिए एक पवित्र साधन रही है। इसके इतिहास को या तो दबा दिया गया, गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया या पूरी तरह से मिटा दिया गया। इसके वास्तविक महत्व को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, जब इसे केवल स्वीकार ही नहीं किया जाता था, बल्कि पूजा भी जाता था। भांग के उपयोग का सबसे प्राचीन उल्लेख भारतीय उपमहाद्वीप में मिलता है। वैदिक ग्रंथों में एक दिव्य पेय का वर्णन है, सोम, जिसे पीने से ज्ञान, ऊर्जा और देवताओं से संबंध मिलता था। हालांकि सोम की वास्तविक संरचना आज भी एक रहस्य है। कई इतिहासकार मानते हैं कि भांग, जिसे अक्सर एपेड्रा जैसे अन्य साइकेडेलिक पौधों के साथ मिलाया जाता था, इसका एक प्रमुख घटक रहा होगा। लेकिन भारत अकेला नहीं था। दुनिया की कई प्राचीन संस्कृतियों में भांग को केवल एक पौधा नहीं, बल्कि भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच एक सेतु माना जाता था। उदाहरण के लिए, साइबेरिया के शमन अपने अनुष्ठानों में बंद स्थानों में भांग जलाते थे, जिससे उन्हें ट्रांस जैसी अवस्था प्राप्त होती थी। ये प्रथाएं नशे के लिए नहीं थीं, बल्कि आत्मा की यात्राओं के लिए थीं। ऐसे अनुभव जहां आत्मा आत्मचिंतन करती है, पूर्वजों और ब्रह्मांड से संवाद करती है। और फिर हमारे पास हैं शिव, विनाश और परिवर्तन के देवता। शिव को अक्सर हिमालय में ध्यानमग्न अवस्था में चिलम पीते हुए चित्रित किया गया है। इस परंपरा में भांग कोई बुराई नहीं थी, बल्कि माया को तोड़ने, अहंकार से ऊपर उठने और सत्य से जुड़ने का एक माध्यम था। यह परंपरा तंत्र और योग में भी दिखाई देती है, जहां भांग का उपयोग संयम से और उद्देश्यपूर्ण तरीके से किया जाता था। कहा जाता है कि यह मन को शांत करती है, ध्यान को गहरा बनाती है और अतिदृष्टि तक पहुंचने में सहायता करती है। कुछ लोगों के लिए यह आत्मबोध की ओर एक शॉर्टकट था और दूसरों के लिए अपनी सीमाओं का परीक्षण। लेकिन अगर भांग इतनी गहराई से आध्यात्मिक परंपराओं में जड़ी थी, तो इतिहास ने इसके खिलाफ क्यों मोड़ लिया? 20वीं शताब्दी में हिटलर और नाजी शासन ने भी भांग को दबाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि यह पदार्थ मस्तिष्क को कमजोर करता है और विद्रोही विचारों को जन्म देता है। इसके विपरीत उन्होंने मिथ जैसे उत्तेजक पदार्थ को बढ़ावा दिया, जो आक्रामकता और आज्ञाकारिता को बढ़ाता है, भांग के ठीक विपरीत। इतिहास में जब भी भांग को चेतना के साधन के रूप में अपनाया गया, तब कोई न कोई शक्ति आई जिसने उसे दबा दिया। क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या एक गहरी चिंता थी कि जागृत मन को नियंत्रित करना कठिन होता है? सदियों से आध्यात्मिक साधक मानते आए हैं कि भांग चेतना का विस्तार करती है, और अब हाल के वर्षों में विज्ञान भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिस पर हमारे देश के पुराने समय के साधक पहले से ही चल रहे थे। सवाल ये है, क्या भांग वास्तव में उच्च चेतना के द्वार खोलती है, या यह भी बस एक और माया है? इसका उत्तर जानने के लिए हमें मस्तिष्क के अंदर झांकना होगा। भांग हमारे शरीर के एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम से जुड़ती है, एक जटिल नेटवर्क जो हमारे मूड, विचार और अनुभव को नियंत्रित करता है। जब THC, भांग का मुख्य साइकोएक्टिव तत्व, शरीर में प्रवेश करता है, तो यह इन रिसेप्टर्स से जुड़कर हमारी वास्तविकता को महसूस करने के तरीके को बदल देता है। रंग अधिक चमकदार लगने लगते हैं, आवाजें अधिक गहरी होने लगती हैं और विचार एक नए स्तर पर पहुंच जाते हैं।
इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि भांग दिमाग का विस्तार करती है। यह हमारे देखने, सुनने और सोचने के तरीके को बदल देती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भांग आत्मज्ञान तक ले जाती है? सबसे चर्चित विषयों में से एक भांग और पिनियल ग्लैंड के बीच संबंध है, जिसे अक्सर तीसरी आंख कहा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि भांग इस रहस्यमय ग्रंथि को सक्रिय करती है, जिससे आध्यात्मिक दृष्टि और आत्मज्ञान जागृत होता है। लेकिन क्या यह सच है? विज्ञान के अनुसार पिनियल ग्रंथि मटर के दाने जितनी छोटी एक ग्रंथि है, जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन का निर्माण करती है, जो हमारी नींद को नियंत्रित करता है। जहां प्राचीन परंपराएं इसे आत्मबोध से जोड़ती हैं, वहीं आधुनिक शोध इसे अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखता है। कुछ अध्ययन बताते हैं कि THC मेलाटोनिन के स्तर को बढ़ा सकता है, जिससे नींद और स्वप्न की अवस्था बदल जाती है। लेकिन यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि यह तीसरी आंख को आध्यात्मिक रूप से जगाता है। तो अगर तीसरी आंख का सिद्धांत थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है, तो क्या इसका मतलब यह है कि भांग का कोई आध्यात्मिक प्रभाव नहीं है? जरूरी नहीं। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि भांग की उच्च मात्रा लेने से लोग रहस्यमय अनुभव कर सकते हैं। ऐसे गहरे जीवन परिवर्तनकारी क्षण जो साइकेडेलिक दवाओं जैसे सिलोसाइबिन और LSD के समान प्रतीत होते हैं। लोगों ने एकता की भावना, अहंकार का विलय और गहरी व्यक्तिगत समझ महसूस की। क्या यही वे अनुभव हैं जिनका वर्णन प्राचीन अनुष्ठानों में किया गया है, जहां भांग का उपयोग कठोर अनुशासन और पवित्रता के साथ किया जाता था, ताकि साधक वैकल्पिक चेतना की अवस्थाओं में प्रवेश कर सकें? लेकिन एक अंतर था। तब भांग को आत्मिक प्रयास का विकल्प नहीं माना जाता था। यह केवल एक साधन था जिसका उपयोग सावधानी से, सीमित मात्रा में और गहरे इरादे से किया जाता था। और यहाँ एक असहज सत्य सामने आता है। अगर भांग जागरूकता का विस्तार कर सकती है, तो फिर इतने सारे आध्यात्मिक गुरु इसके खिलाफ चेतावनी क्यों देते हैं? यही है भांग के आध्यात्मिक अधरपक्ष की कहानी। क्योंकि जहाँ यह दरवाजे खोल सकती है, वहीं यह आपको उन्हीं दरवाजों में बंद भी कर सकती है। सदियों से भांग को आत्मबोध का एक साधन माना जाता रहा है। लेकिन हर साधन की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि उसका उपयोग कैसे किया जाए। जब इसका उपयोग अनुशासन के साथ किया जाता है, तो यह ध्यान को गहरा कर सकती है, आत्मचिंतन को बढ़ावा दे सकती है और अहंकार को अस्थायी रूप से मिटा सकती है। लेकिन जब इसका गलत तरीके से उपयोग किया जाता है, तो यही भांग एक जाल बन जाती है जो साधक को सत्य की ओर नहीं, बल्कि माया में ही उलझाए रखती है। सबसे बड़ा खतरा है आध्यात्मिक बाईपासिंग, यानी वास्तविक आंतरिक साधना के बिना भांग के माध्यम से एक झूठा आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करना। ये कैसे होता है? एक व्यक्ति भांग का सेवन करता है, ध्यान में बैठता है और उसे लगता है कि उसे कोई गहरी अतिदृष्टि मिल रही है। वह ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करता है, जैसे उसने किसी उच्च सत्य को छू लिया हो। लेकिन जब नशा उतरता है तो क्या बचता है? अगर अंदर से वास्तविक अनुशासन, ध्यान और आत्म परीक्षण नहीं है, तो वह अनुभव भी धुएं की तरह उड़ जाता है। फिर वह उसी भावना को दोबारा पाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे नशे के अनुभव को ही आत्मज्ञान समझने लगता है। लेकिन सच्चा आध्यात्मिक विकास किसी घटक का नशा नहीं होता। वह आपकी सोच, जीवन शैली और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। यहीं पर लोग फंस जाते हैं। प्राचीन परंपराओं ने इस खतरे को अच्छी तरह से समझा था। कुछ यौगिक और तांत्रिक मार्गों में भांग को स्वीकार किया गया, लेकिन कई ग्रंथों ने इसके दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी। कुछ हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि भांग का अनुचित उपयोग मन को स्पष्ट करने के बजाय भ्रमित कर सकता है। बौद्ध शिक्षाएं और भी अधिक कठोर हैं। वे सचेत और नशा मुक्त जागरूकता पर जोर देती हैं। उनके अनुसार कोई भी नशा, चाहे वह कितना भी आध्यात्मिक क्यों न लगे, मुक्ति नहीं बल्कि आसक्ति पैदा करता है। यहाँ तक कि तंत्र में भी, जहाँ चेतना की बदली हुई अवस्थाओं को स्वीकार किया जाता है, भांग का दैनिक या आदतन उपयोग निषिद्ध था। उद्देश्य हमेशा उत्थान था, न कि आसक्ति। अब बात आती है लत की। लोग कहते हैं कि भांग उतनी नशे की लत नहीं पैदा करती जितनी अन्य कठोर ड्रग्स करती हैं। शारीरिक लक्षण शायद कम हैं, लेकिन मानसिक निर्भरता बहुत गहरी हो सकती है। जब भांग आपकी शांति, रचनात्मकता या साधना का सहारा बन जाती है, तो वह अब एक साधन नहीं बल्कि एक बाधा बन जाती है
और यहाँ सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। भांग अस्थायी रूप से अहंकार को मिटा सकती है, लेकिन अगर इसका गलत उपयोग किया जाए तो वही अहंकार और भी गहराई से जड़ पकड़ लेता है। अगर कोई यह मानता है कि सिर्फ भांग पीने से वह ज्यादा जागरूक हो गया है, तो वह पहले से भी गहरे भ्रम में फंसा हुआ है। इसलिए दुनिया के सबसे सवाधक, उन्नत साधक, योगी, सन्यासी, भिक्षु किसी भी पदार्थ के बिना ही उच्चतम चेतना प्राप्त करते हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि आत्मज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पिया जाए, बल्कि यह कुछ ऐसा है जिसे साधा जाता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आध्यात्मिक साधना में भांग का कोई स्थान नहीं है? जरूरी नहीं। यदि इसका उपयोग सही तरीके से, संयम और श्रद्धा के साथ किया जाए, तो यह अभी भी एक शक्तिशाली साधन बन सकता है। तो फिर इसका उपयोग कैसे किया जाए? क्योंकि यदि साधक भांग का उपयोग करता है, तो इसमें एक वास्तविक जोखिम भी है। इसे ऐसा अपनाना चाहिए कि यह हमें मोह से नहीं, बल्कि मोक्ष की ओर ले जाए। इसका उत्तर है भावना और अनुशासन। प्राचीन परंपराओं में जहां भांग को आध्यात्मिक अभ्यास में शामिल किया गया, वहां इसका उद्देश्य पलायन नहीं था, बल्कि एकाग्रता, स्पष्टता और विस्तार था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका उपयोग कभी भी अत्यधिक मात्रा में नहीं किया जाता था। यदि आप भांग को एक साधन के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, न कि एक व्याकुलता के रूप में, तो यही वह तरीका है जिस तरह प्राचीन साधक इसका उपयोग करते थे। चरण 1, केवल ध्यान से पहले बहुत कम मात्रा में सेवन करें। अधिक का मतलब बेहतर नहीं होता। वास्तव में अक्सर इसका उल्टा होता है। पारंपरिक साधक भांग को बहुत सीमित मात्रा में लेते थे, बस इतना कि मन शांत हो जाए, लेकिन ढीला ना पड़े। एक पुराना मंत्र है, कम ही ज्यादा है, 1 कश जागन के लिए 3 सोने के लिए। अगर भांग आपको सस्त या भ्रमित महसूस कराता है, तो आपने शुरुआत में ही बहुत अधिक ले लिया है। उद्देश्य नशा नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म जागरूकता है। सही मात्रा में भांग आपको और अधिक वर्तमान बनाती है, न कि डर। चरण 2, पवित्र स्थान में शुद्ध इरादे के साथ प्रयोग करें। भांग अगर लापरवाही से लिया जाए तो यह आदत बन जाता है, लेकिन जब इसे एक पवित्र पौधे के रूप में सम्मान दिया जाता है, तब यह मन को ऊंचाई तक ले जा सकता है। इसलिए प्राचीन योगी और तांत्रिक केवल धामक स्थान, प्राकृतिक वातावरण या गहरे ध्यान की स्थिति में ही भांग का उपयोग करते थे। उन्होंने समझा था कि आपका वातावरण आपकी चेतना की स्थिति को आकार देता है। अगर आप भांग का सेवन टीवी देखते हुए, फोन इस्तेमाल करते हुए या ध्यान भटकाने वाली चीजों के बीच करते हैं, तो यह आपको निम्न चेतना की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर आप इस शांत, उद्देश्यपूर्ण वातावरण में लेते हैं, तो यह गहरी जागरूकता के लिए एक द्वार बन सकता है। प्रयोग से पहले स्वयं से पूछें, मैं इसे क्यों ले रहा हूँ? मुझे क्या समझना है? अगर इरादा स्पष्ट नहीं है, तो भांग भी बस एक और विलासिता बन जाता है। चरण 3, मंत्र के साथ मन को बांधें। भांग का एक बड़ा खतरा है मन का भटक जाना। जब विचार बिना नियंत्रण के दौड़ते हैं, तो चेतना बिखरती है, जागरूकता कम हो जाती है। इसलिए पारंपरिक साधक भांग के साथ मंत्र का उपयोग करते थे। पवित्र ध्वनियाँ या वाक्य जो ध्यान के दौरान दोहराए जाते हैं। मंत्र एक लगाम की तरह होता है जो मन को इधर उधर भटकने से रोकता है। एक सरल अभ्यास है सोहम मंत्र के साथ सांस लेना। सांस अंदर सो, सांस बाहर हम। यह आपको वर्तमान क्षण में स्थिर रखता है, जिससे अंतर्दृष्टि स्वाभाविक रूप से उभरती है, बिना किसी विक्षेप के। चरण 4, अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन लें। प्राचीन परंपराओं में भांग कभी भी मनमानी ढंग से नहीं लिया जाता था। हमेशा एक गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक के निर्देशन में इसका उपयोग किया जाता था, क्योंकि केवल अनुभवी गुरु ही यह तय कर सकता था कि आप भ्रम को आत्मज्ञान न समझ बैठें। आज भले ही हर किसी के पास व्यक्तिगत गुरु न हो, सिद्धांत वही है। उनसे सीखें जिन्होंने यह मार्ग पहले चलकर देखा है। शिष्य, शिक्षक और सच्चे साधक अक्सर बाहरी साधनों से ज्यादा आंतरिक अनुशासन पर जोर देते हैं। अतः भांग न तो अच्छा है न बुरा, यह बस एक उपकरण है, और हर उपकरण का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसका उपयोग कैसे किया जाए। अगर इसे सही इरादा, अनुशासन और विनम्रता के साथ प्रयोग किया जाए, तो यह चेतना की एक झलक दिखा सकता है। लेकिन यह आत्मज्ञान का शॉर्टकट नहीं है। सच्चा आत्मबोध कभी बाहर से नहीं आता,
वह भीतर से उत्पन्न होता है। इतिहास के सबसे महान साधक, सबसे ज्ञानी योगी और सबसे जागरूक गुरु सभी ने उच्चतम चेतना को किसी भी पदार्थ के बिना ही प्राप्त किया है। भांग कोई ईश्वर तक पहुंचने की सीढ़ी नहीं है, यह एक आईना है। यह दिखाता है कि आप वास्तव में कौन हैं। तो खुद से पूछिए, क्या आप इसका उपयोग दुनिया से छिपने के लिए करेंगे या उस स्पष्ट रूप से देखने के लिए? अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही लिमिटलेस भारत चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।